Assalamu alaikum. This is Usman bin Saif. The course is Productions Operations Management. The course code is LSM 733 and this is the second lecture of the series. Summary of the last session. In the last session we talked about the course outline, procedures and structure, how I am going to run this course. पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर 1 आज से हम स्टार्ट करेंगे. पिछले लेक्चर में हमने कोर्स नहीं पढ़ा था, हमने सिर्फ मैंने अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन कराया था, आपको अपने बारे में बताया था और हमने उसके बाद फिर इन डिटेल बात की थी कि असेसमेंट सिस्टम्स क्या क्या होंगे, इस कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आउटकम्स क्या हैं, मिशन क्या है, फिर व्हाट आर माय एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू. उसके बाद हमने फिर ग्रेडिंग सिस्टम, ग्रेड कैसे होगा, क्विजेस कितने होंगे, असेसमेंट्स कितनी, ग्रेडेड डिस्कशंस कितनी होंगी, मिड टर्म, फाइनल टर्म, और हमने कोर्स आउटलाइन को इन डिटेल डिस्कस किया था. व्हेन आई से इन डिटेल दैट डज नॉट मीन कि वी वेंट थ्रू एवरी टॉपिक. इनफैक्ट इन डिटेल टॉपिक्स तो अब हम आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे. कोर्स आउटलाइन में सिर्फ हमने सेक्शंस देखे थे कि 4 सेक्शंस हैं और फिर हर सेक्शन में चैप्टर्स, टॉपिक्स, मेन टॉपिक्स कौन कौन से और सब टॉपिक्स, तो हमने उनके सिर्फ टाइटल्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे. और इस सेशन से अब हम अपना फॉर्मली स्टार्ट लेंगे. सेकंड सेशन से, सेकंड लेक्चर से हम फॉर्मली स्टार्ट लेंगे इस कोर्स का. सो द एजेंडा ऑफ दिस सेशन, डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑपरेशंस मैनेजमेंट. हम कोशिश करेंगे अंडरस्टैंड करने की कि प्रोडक्शन ऑपरेशंस मैनेजमेंट होती क्या है, डेफिनेशन इसकी क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस क्या होते हैं, हम क्यों प्रोडक्शन ऑपरेशंस मैनेजमेंट पढ़ते हैं, ज़रूरत क्या है. फिर अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट कि ऑपरेशंस मैनेजमेंट कब इवॉल्व हुई, कैसे इवॉल्व हुई, कैसे डेवलप हुई. फिर द फ्यूचर ऑफ द डिसिप्लिन कि प्रोडक्शन ऑपरेशंस मैनेजमेंट इन फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या प्रोडक्शन ऑपरेशंस मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस फ्यूचर में बढ़ेगी या कम होगी. फिर गुड्स वर्सेस सर्विसेज. एक तरफ गुड्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, एक तरफ सर्विसेज हैं, सर्विसेज सेक्टर है. इन दोनों को हम कंपेयर करके देखेंगे. फिर हम इसमें ये भी बात करेंगे टेंजिबल गुड्स कौन सी होती हैं, इंटेंजिबल गुड्स कौन सी होती हैं, और इंटेंजिबल गुड्स को हम सर्विसेज के साथ कैसे, हम उसको या सर्विसेज कहते हैं या सर्विस से कंपेयर कैसे करते हैं. फिर हम प्रोडक्टिविटी कैसे मेजर करते हैं, हम फैक्टर्स देखेंगे प्रोडक्टिविटी के. करियर अपॉर्चुनिटीज इन ऑपरेशंस मैनेजमेंट. ऑपरेशंस मैनेजमेंट आप कोर्स पढ़ने जा रहे हैं तो आपका एक आइडिया आपका होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जी आप ये कोर्स पढ़ के आपने अगर जॉब ढूंढनी है या कैसी जॉब, क्या किस टाइटल की जॉब आप कर सकते हैं. अब जैसे अगर आप फाइनेंस का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स पढ़ते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में स्पेशलाइज करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बाद आप जॉब ढूंढने जाते हैं तो आप किसकी जॉब ढूंढेंगे, फाइनेंस मैनेजर की. फाइनेंस मैनेजर में फिर आप फर्दर देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स हैं. इसी तरह अगर आप प्रोडक्शन ऑपरेशंस मैनेजमेंट में स्पेशलाइज कर रहे हैं तो फिर आपको किस तरह की जॉब, क्या टाइटल्स होंगे जॉब्स के, वो हम डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में, इस सेशन में. तो हम ये सेशन स्टार्ट करते हैं. पहला बेसिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इज व्हाट इज प्रोडक्शन ऑपरेशंस मैनेजमेंट, जिस पे हमने पूरा कोर्स हमने पढ़ना है. हमने इसमें तो है क्या चीज़, अगर हम इसे ब्रेक डाउन कर देते हैं, प्रोडक्शन अलग कर देते हैं, ऑपरेशंस मैनेजमेंट अलग कर लेते हैं. तो प्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. वेरी वेल, प्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स क्या होती हैं, मैन्युफैक्चर कोई भी चीज़. हमने लेक्चर में हमने ये बात की थी कि कोई भी गुड्स हो सकती हैं, हम कोई भी कमोडिटी हो सकती है. हम कहते हैं कि पेन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मार्कर कर रहे हैं, या हम कार्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, या हम इसके अलावा कंप्यूटर्स कह सकते हैं. कंप्यूटर एक गुड है, कमोडिटी है. या हम कहते हैं सोप,
सोप भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो सोप भी गुड है, कमोडिटी। सर्विस क्या है? डॉक्टर एक मरीज उसके पास आता है, उसको देखता है, उसको दवाई देता है, ये सर्विसेज सेक्टर। वो डॉक्टर एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। सो कैन द सर्विस बी प्रोड्यूस्ड? प्रोड्यूस करना मतलब पैदा करना, या हाँ पैदा करना या उसको अरेंज करना, या तो क्या सर्विस पैदा की जा सकती है? ऑफ कोर्स। हमने अभी जो डॉक्टर की एग्जांपल ली, तो वो डॉक्टर क्या कर रहा है? सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस अपनी मेहनत से उसको सर्विस दे रहा है। तो व्हाट दैट सर्विस इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। सो जब हम प्रोडक्शन कहते हैं तो प्रोडक्शन सिर्फ गुड्स या कमोडिटीज की नहीं होती, सर्विसेज की भी होती है। कमिंग टू ऑपरेशंस मैनेजमेंट, it is the set of activities that creates value in the form of goods and services. It is a set of activities that creates value. Value कैसे प्रोड्यूस हो सकती है? गुड्स में भी और सर्विसेज में भी। वैल्यू ऐसे प्रोड्यूस हो सकती है कि हम बात करें कि जी एक गाड़ी है, टोयोटा मोटर्स की बात करते हैं। टोयोटा मोटर्स एक कार प्रोड्यूस कर रही है, टोयोटा करोला। टोयोटा करोला क्या हो रही है? प्रोड्यूस हो रही है। सो इट इज़ अ गुड, इट्स अ कमोडिटी। ठीक। अब वो गाड़ी क्या करती है? आपको सर्विस प्रोवाइड करती है। आप कमोडिटी खरीदते हैं और आपको वो सर्विस प्रोवाइड करती है गाड़ी। ठीक है, आप चलाते हैं, जहाँ जाना है आपको एक सर्विस प्रोवाइड करिए। नाउ उस गाड़ी की क्या वैल्यू है? इट सेज द सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट क्रिएट वैल्यू। अगर वो टोयोटा करोला आपको प्रोवाइड करें और वो करोला आपके कुछ दिन चले, उसके बाद ख़राब हो जाए, उसका मतलब वो सर्विस प्रोवाइड करनी बंद कर देगी। ठीक है, अब बंद कर देने का मतलब है कि या तो उसकी क्वालिटी ठीक नहीं थी या कोई और टेक्निकल इशू था। उसका मतलब है कि उनकी प्रोडक्शन जो थी वो ठीक नहीं थी। प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, ऑपरेशंस क्या है ना, ऑपरेशंस में फाइनेंस भी ऑपरेशंस है, अकाउंटिंग ऑपरेशंस है। हर कंपनी में फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है। अब वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो ठीक काम नहीं कर रहा, मैनेज ठीक नहीं हो रहा, उस वजह से गाड़ी के अंदर एक वो गाड़ी जो प्रोड्यूस हुई वो गाड़ी ठीक नहीं थी। जो गाड़ी प्रोड्यूस हुई गाड़ी ठीक नहीं थी, उसका मतलब है मैनेजमेंट ठीक नहीं थी, तो उसका मतलब है गाड़ी वो सर्विस नहीं प्रोवाइड करी, खराब हो गई। सो दिस इज व्हाट प्रोडक्शन ऑपरेशंस मैनेजमेंट इज। हमने डॉक्टर की एग्जांपल ली, डॉक्टर भी आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। जब डॉक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, डॉक्टर सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है। अगर वो सही सर्विस प्रोड्यूस नहीं करता तो इसका मतलब है कि डॉक्टर की ऑपरेशंस मैनेजमेंट ठीक नहीं है। सही सर्विस वो कब प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा? जब डॉक्टर के पास एक मरीज आता है और मरीज आके कहता है कि जी मेरा गला खराब है, वो उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि जी इसका गला खराब है। वो कहता है कि जी तुम्हारे तो कान में प्रॉब्लम है, उसे कान की दवाई दे देता। तो उसका मतलब है वो डॉक्टर के ऑपरेशंस क्या हैं? डॉक्टर के ऑपरेशंस हैं कि उसने अपने मरीज को, पेशेंट को सर्विस प्रोवाइड करनी। अब वो उसको मैनेज नहीं सही कर रहा, तो उसका मतलब ऑपरेशंस मैनेजमेंट नहीं कर सकता, वो कर पा रहा, जिसकी वजह से देयर विल बी अ फेलियर। सो व्हाट इज प्रोडक्शन ऑपरेशंस मैनेजमेंट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वाइटल इन टुडेज सोसाइटी। हर चीज में, हर सर्विस में, हर प्रोडक्ट में देयर इज प्रोडक्शन ऑपरेशंस मैनेजमेंट। हर सर्विस को प्रोड्यूस करने में ऑपरेशंस मैनेजमेंट इस्तेमाल होती है। हर प्रोडक्ट को बनाने में, उसको यूज़ करने में ऑपरेशंस मैनेजमेंट इस्तेमाल होती है। ऑपरेशंस मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर ऑप्टिमली आप उसे ऑपरेशनलाइज नहीं करेंगे, उसको मैनेज नहीं करेंगे, तो प्रोडक्ट विल बी अ फेलियर, सर्विस विल बी अ फेलियर। So it is the set of activities that creates value in the form of goods and services by transforming inputs to outputs into outputs. और बेसिकली क्या है? इनपुट टू आउटपुट। डॉक्टर क्या कर रहा है? डॉक्टर अपनी मेहनत कर रहा है, उसकी मेहनत जो है इनपुट है, उसने जो नॉलेज गेन किया हुआ है वो उसकी इनपुट है, वो इनपुट लगाता है और मरीज की आउटपुट क्या है? मरीज ठीक हो जाता है।
टोयोटा मोटर्स पार्ट्स लेती है, इनपुट्स सारे रॉ मटेरियल लेबर उसके ऊपर लगाती है, गाड़ी बनाती है, गाड़ी का आउटपुट है. सो प्रोडक्शन ऑपरेशंस मैनेजमेंट, व्हाट इट इज? प्रोडक्शन ऑफ goods and services, and then doing activities which will create value in the form of goods and services. It is called the production operations management. Organizing to produce goods and services. Essential functions of a business क्या है? मैंने भी multiple times repeat, पहले भी हम पिछले lectures में भी हमने discuss किया. Essential functions क्या है किसी भी business के? Marketing है, production है, फाइनेंस है, ह्यूमन रिसोर्स है. मार्केटिंग वाले क्या करते हैं? डिमांड जनरेट करते हैं. डिमांड कैसे जनरेट करते हैं? मार्केटिंग एक्टिविटीज़ करते हैं, और मार्केटिंग एक्टिविटीज़ करने से उनके प्रोडक्ट सेल होता है और प्रोडक्ट की डिमांड और आती है. एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, टोयोटा मोटर्स की एग्जाम्पल ही देख लेते हैं, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं. टोयोटा मोटर्स की एग्जाम्पल देख लेते हैं. टोयोटा गाड़ी तो बना दी ऑपरेशंस ने, आप वो गाड़ी बना दी और आउटपुट बन गया, एक गुड बन गई, वो मार्केट में टोयोटा की मार्केटिंग टीम कैसे सेल करती है? एड्स लगाती, लोगों को बताती है कि भाई ये देखो गाड़ी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, मोर कंफर्टेबल है. लोग ख़रीदना शुरू करते हैं तो उसकी डिमांड बढ़ती है. फिर डिमांड कौन पूरी करता है? प्रोडक्शन या ऑपरेशंस डिपार्टमेंट, जो कि गुड बनाते हैं, क्रिएट्स अ प्रोडक्ट. फाइनेंस अकाउंटिंग वाले क्या करते हैं? Tracks how well the organization is doing, pay bills, collect the money. फाइनेंस अकाउंटिंग वाले क्या करते हैं? ट्रैक करते हैं कि भाई ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम कर रही है, तमाम लोगों को सैलरियाँ टाइम पे मिल रही हैं, वेजेस पे हो रही हैं, जो मटेरियल ख़रीदा गया उसकी पेमेंट टाइम पे कर दी गई, जो हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसकी पेमेंट हमें टाइम पे मिल गई. इन्वेस्टमेंट और हमने कहाँ करनी है, हमने नया प्लांट लगाना है, नई मशीनरी खरीदनी, कहाँ से पैसे आएंगे, कैसे आएंगे, ये सारे अकाउंटिंग और फाइनेंस वाले देख रहे हैं. फिर ह्यूमन रिसोर्स वाले क्या करते हैं? ह्यूमन रिसोर्स वाले प्रोवाइड करते हैं, लेबर प्रोवाइड करते हैं, वेजेस, सैलरी, एडमिनिस्ट्रेटिव, जॉब एवेल्यूएशन. ह्यूमन रिसोर्स वाले दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन टीम. टीम है, जितने ह्यूमन रिसोर्सेज जितने लोग काम कर रहे हैं, जितने मैनेजर्स हैं, जितने एम्प्लॉयज़ हैं, जितने लोग वेजेस पे हैं, उन सब की हायरिंग, उनको कैसे हायर करना है, किसको किस पोजीशन के लिए हायर करना है, उसकी क्वालिफिकेशन पूरी होनी चाहिए, उसका इंटरव्यू करते हैं, उसकी सैलरी पैकेज डेवलप करते हैं, फिर हर साल उनकी एवेल्यूशन करते हैं हर एम्प्लॉय की, कौन सा एम्प्लॉय कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है, कैसा काम कर रहा है, उस हिसाब से उसे इंसेंटिव्स देते हैं, सैलरी उसकी इंक्रीज होती है, एनुअल इंक्रीमेंट मिलता है. सो ये बेसिक एसेंशियल फंक्शंस हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, बिजनेस के. Now quickly going through the organizational chart. अगर हमें किसी कमर्शियल बैंक का अगर हम देखें तो उसमें क्या क्या एसेंशियल फंक्शंस हैं. पहला तो ऑपरेशंस है, फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स. ऑपरेशंस वाले क्या कर रहे हैं? ऑपरेशंस वाले बैंक के, किसी भी कमर्शियल बैंक के ऑपरेशंस वाले क्या करेंगे? वो करेंगे कि जी स्केड्यूलिंग देखेंगे, क्लियरिंग देखेंगे, चेक क्लियरिंग, डेली जो चेक आ रहे हैं वो पे हो रहे हैं या चेक आ रहे हैं क्लियरिंग के लिए जा रहे हैं, कलेक्शन पैसे लोग जमा करा रहे हैं अपने अकाउंट में, वो सारे कलेक्ट करके पैसे जमा कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग कर रहे हैं, फैसिलिटीज़ डिज़ाइन ले और वॉल्ट ऑपरेशंस के जो सेफ है वहाँ पे पैसे पूरे हैं उसकी काउंटिंग होती है, मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, ये सारे ऑपरेशंस वाले देख रहे हैं. फाइनेंस वाले क्या कर रहे हैं कि जी नई इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं बैंक में या नहीं आ रही, सिक्योरिटी बिक रही हैं या बैंक की सिक्योरिटीज़ बॉन्ड्स बिक रहे हैं, नहीं बिक रहे, फिर रियल एस्टेट में वो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं या बैंक क्या है, बैंक का फंक्शन क्या है? बैंक आपसे पैसे लेता है, अपने अकाउंट में डालता है, 25% उसका जो है वो अपने पास डिपॉजिट में रख लेता है और बाकी का 75% कहीं इन्वेस्ट कर देता है, और उसके ऊपर जो उसको अर्न करता है पैसे, उसके ऊपर जो वो प्रॉफिट होता है उससे आपको आपके अकाउंट में जितने आपने पैसे रखे थे उस पर आपको भी इंटरेस्ट देता है और ख़ुद भी वो प्रॉफिट एंजॉय करता है. तो इसी तरह फिर मार्केटिंग वाले, वो मार्केटिंग वाले का इंटरेस्ट क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन लें, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, फाइनेंशियल, पर्सनल मॉर्गेज हो, ट्रस्ट डेवलपमेंट हो. ह्यूमन रिसोर्स वाले रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, जॉब एवेल्यूशन कर रहे हैं, परफॉर्मेंस एवेल्यूशन कर रहे हैं, वेजेस, सैलरीज दे रहे हैं, पर्सनल रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं. तो ये सारे फंक्शंस के एक कमर्शियल बैंक के अंदर ये सारे परफॉर्म हो रहे हैं. इसी तरह अगर एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन देख लें तो उसमें भी यही है. उसमें ऑपरेशंस क्या हो रहे हैं
कि कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं मैं, या प्रोडक्शन कर रहे हैं, या मैं इन्वेंट्री कंट्रोल है, इन्वेंट्री बन रही है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, डिज़ाइन हो रहा है, प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो रही है, प्रोसेस एनालिसिस हो रहा है, ये सारे ऑपरेशंस डिपार्टमेंट कर रहा है, ऑपरेशंस फंक्शन कर रहा है। फाइनेंस अकाउंटिंग क्या कर रहा है? डिस्बर्समेंट, क्रेडिट, रिसीवेबल्स, पेएबल्स, जनरल लेजर, फंड मैनेजमेंट कर रहा है, मनी मार्केट्स को देख रहा है, कैपिटल रिक्वायरमेंट, स्टॉक्स इशू कर रहा है, बॉन्ड्स इशू कर रहा है, ये सारे फाइनेंस डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट देख रहा है। मार्केटिंग क्या कर रहा है? सेल्स कर रहा है, जो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको बेच रहा है, प्रमोशन कर रहा है, उसकी एडवर्टाइजिंग कर रहा है, मार्केट रिसर्च कर रहा है, डिमांड फोरकास्ट कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स क्या कर रही है? रिक्रूटमेंट कर रही है, जॉब एवेल्यूशन है, परफॉर्मेंस एवेल्यूशन है, वेजेस, सैलरी, पर्सनल रिकॉर्ड्स, ये सारे के सारे। अब ये सारे के सारे फंक्शंस आप देखें कि ये एक एसेंशियल फंक्शंस हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद होते हैं। हमने देखा कमर्शियल बैंक में भी ये सारे फंक्शंस हैं। अब कमर्शियल बैंक जो है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? वो सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? वो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है। वहां पे भी ऑपरेशंस है, वहां पे भी फाइनेंस अकाउंटिंग है, वहां पे ह्यूमन रिसोर्स है, वहां पे मार्केटिंग है। तो हर जगह पे ये सारे एसेंशियल फंक्शंस, किसी भी बिजनेस को आप उठा लें उसमें ये फंक्शंस मौजूद होंगे। नाउ व्हाई डू वी स्टडी प्रोडक्शन ऑपरेशंस मैनेजमेंट? इज द वन ऑफ 4 मेजर फंक्शंस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। हमने एसेंशियल फंक्शंस पढ़ा, उसमें एक फंक्शन ऑपरेशंस भी था, ऑपरेशंस। We want to study how people organize themselves for productive enterprise. हम ये इसलिए पढ़ते हैं कि we want to know कि कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं, कैसे हम अपनी ऑपरेशंस को मैनेज करें, ऑपरेशंस को हम कैसे मैनेज करें एफिशिएंटली। We need to know how goods and services are produced. हम जानना चाहते हैं, हम इस वजह से इस कोर्स को पढ़ते हैं कि प्रोडक्शन ऑपरेशंस मैनेजमेंट हम इसलिए पढ़ते हैं कि ताकि हमें पता चले गुड्स सर्विसेज कैसे प्रोड्यूस की जाती हैं, कॉस्टिंग कैसे होती है उनकी। वी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट ऑपरेशंस मैनेजर्स डू, कि ऑपरेशनल मैनेजर करते क्या हैं, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शंस क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। अगर आप कल को एक ऑपरेशंस मैनेजर बनना चाहते हैं तो अगर आपको पता नहीं होगा कि ऑपरेशंस मैनेजर करता क्या है तो आप ऑपरेशंस मैनेजर नहीं बन सकते। प्रोडक्शन ऑपरेशंस मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। प्रोडक्शन ऑपरेशंस हो या सर्विस ऑपरेशंस हो, दोनों इंपॉर्टेंट पार्ट हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। नाउ ऑप्शंस फॉर इंक्रीजिंग कंट्रीब्यूशन। अब इसके इंपॉर्टेंस हम जरा इस तरह से भी देख लेते हैं। हमने बात की कि 4 डिफरेंट बिजनेस फंक्शंस हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। पहला है जी मार्केटिंग, फाइनेंस और एक ऑपरेशंस मैनेजमेंट। हम इसको देख लेते हैं 3 चीजों को। कहते हैं कि जी इस चार्ट को जरा गौर से देखिएगा। सेल्स हैं, इस वक्त जो सिचुएशन है, करंट वाले कॉलम को देखें। करंट कॉलम में सिचुएशन ये है कि जी सेल्स हैं आपकी $1,00,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स हैं जी $80,000, तो हमारा मार्जिन कितना है 20,000। अच्छा, फाइनेंस कॉस्ट कितनी है इन सबको जो रन करने के लिए, वो $6,000 है, तो हमारे पास $14,000 क्या प्रॉफिट रह जाता है। उस पर हमने 25% टैक्स भी देना है, $3,500, तो $10,500। तो हमारा इस वक्त सिचुएशन ये है कि $10,500 इज आवर कंट्रीब्यूशन मार्जिन है या प्रॉफिट है। नाउ मार्केटिंग वाले से अगर हम पूछें, मार्केटिंग डिपार्टमेंट से पूछें तो कि भाई हम अपने इस कंट्रीब्यूशन को कैसे इंक्रीज करें या प्रॉफिट को कैसे इंक्रीज करें, मार्केटिंग वाले से हम डिपार्टमेंट से को पूछते हैं हम, तो हमें कहेगा कि जी आप ऐसा करें, अपने सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज कर लें, ज़्यादा सेल्स करें, 50% ज़्यादा सेल्स करेंगे तो आपका रेवेन्यू इंक्रीज कर जाएगा। कितना फ़र्क पड़ जाएगा? 50% ज़्यादा सेल्स करने से $18,000 हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 10,500 से, तो $7,500 का फ़र्क पड़ गया। अब अगर हम फाइनेंस अकाउंटिंग वाले से पूछेंगे तो वो कहेगा कि जी फाइनेंस कॉस्ट रिड्यूस करें 50%। फाइनेंस कॉस्ट हम 50% हम फाइनेंस कॉस्ट को रिड्यूस कर लें तो हमारा प्रॉफिट जो है $12,750 हो जाएगा। ऑपरेशंस वाले से पूछेंगे तो वो कहेगा कि जी प्रोडक्शन कॉस्ट को 20% क्यों नहीं डिक्रीज कर लेते,
वो कहेगा कि जी कोशिश करते हैं, स्ट्रैटेजी लगाते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट को हम नीचे ले आते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट को हम कम करने से हमारा सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमें मिलता है $22,500, $22,500 बिकॉज ऑफ द रिडक्शन इन द प्रोडक्शन कॉस्ट। सो हर डिपार्टमेंट की अपनी इंपॉर्टेंस, हर डिपार्टमेंट की अपनी स्ट्रैटेजीज, हर डिपार्टमेंट का अपनी जो है मिशन है। मार्केटिंग सेल्स को देखेगा, फाइनेंस अकाउंटिंग फाइनेंस कॉस्ट को देख रहा है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट आपके ऑपरेशंस को, प्रोडक्शन को देख रहा है। सो डिफरेंट व्यूज। अब ये सारे के सारे किसी भी बिजनेस के इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। तो अब सबसे ज़्यादा हमें प्रॉफिट हमें देखना है, हमें डिसीजन ये लेना है कि हमें मार्केटिंग वाले की, अगर मार्केटिंग टीम की हम बात माने तो हमें क्या कितना प्रॉफिट होगा, अकाउंटिंग टीम की बात माने तो कितना होगा, ऑपरेशंस टीम की क्यों माने। और एविडेंट है कि ऑपरेशंस टीम अगर प्रोडक्शन हम कॉस्ट कम कर लें तो हमारा सबसे ज़्यादा प्रॉफिट प्रोडक्शन कॉस्ट से होता है, कम करने से हो जाएगा। व्हाट ऑपरेशंस मैनेजर डू। अब ऑपरेशंस मैनेजर करता क्या है? हम कहते हैं कि जी फाइनेंस मैनेजर का हमें पता है कि जी वो फाइनेंस को देखता है, इन्वेस्टमेंट देखता है, कहाँ करनी है कहाँ नहीं करनी। अकाउंट्स मैनेजर अकाउंट्स को देखता है कि बिल्स टाइम पे हो रहे हैं, ठीक अमाउंट के पे हो रहे हैं सारे। ह्यूमन रिसोर्स वाला देख रहा है कि आपको कितनी ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, कब चाहिए, उनको क्या सैलरीज देनी है, कौन हु इज़ द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। नाउ ऑपरेशंस मैनेजर क्या करता? प्लान करता, ऑर्गेनाइज करता है, स्टाफिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे फंक्शंस है, बेसिक मैनेजमेंट फंक्शंस। ये सारे के सारे एक ऑपरेशंस मैनेजर परफॉर्म करता है। प्लान करता है अपनी प्रोडक्शन को, ऑर्गेनाइज करता है, फिर उसके लिए स्टाफ गैदर करता है, फिर लीड करता है और कंट्रोल करता है। नाउ कमिंग टू 10 क्रिटिकल डिसीजंस। ये सारे दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपने बहुत अच्छी तरह इनको अंडरस्टैंड करना और याद रखने। क्रिटिकल डिसीजंस ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट। पहला है डिजाइन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्रिटिकल डिसीजंस क्या होते हैं? ये 10 तरह के ऑपरेशंस मैनेजर डिसीजंस फैसले ले सकता है अपनी ऑपरेशंस को, प्रोडक्शन ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए, एनहांस करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए। डिजाइन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पहला, मैनेजिंग क्वालिटी, प्रोसेस एंड कैपेसिटी डिजाइन, लोकेशन स्ट्रैटेजी, लेआउट स्ट्रैटेजी, ह्यूमन रिसोर्स एंड जॉब डिजाइन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इन्वेंट्री, स्केजुलिंग, मेंटेनेंस। इस तरह के 10 तरह के डिसीजंस एक ऑपरेशंस मैनेजर लेता है अपनी ऑपरेशंस मैनेजमेंट को बेहतर करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए। द डिजाइन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। डिजाइन ऑफ गुड्स सर्विसेज में क्या करता है ऑपरेशंस मैनेजर? व्हाट गुड्स और सर्विसेज शुड वी ऑफर। पहला तो डिसीजन वो ये लेता है कि कौन सी कमोडिटी, कौन सी गुड्स बनानी चाहिए, कौन सी सर्विस देनी चाहिए, कौन सी नहीं देनी। फिर हाउ शुड वी डिजाइन दिस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, और फिर हम इनको कैसे डिजाइन कैसे करें। फिर मैनेजिंग क्वालिटी, हाउ डू वी डिफाइन क्वालिटी, हम क्वालिटी कहते कैसे हैं, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी। आपके प्रोडक्शन जो है कमोडिटी, गुड्स एंड सर्विसेज, उसकी क्वालिटी के लिए कौन जिम्मेदार है? आप क्वालिटी टीम बनाते हैं, क्वालिटी टीम को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। प्रोसेस एंड कैपेसिटी डिजाइन। व्हाट प्रोसेसेस एंड व्हाट कैपेसिटी विल दीज प्रोडक्ट्स रिक्वायर। अब गुड्स एंड सर्विसेज का हमने डिसीजन ले लिया कि कौन सी गुड्स प्रोवाइड करनी, कौन सी सर्विसेज। अब क्या आपके पास वो कैपेसिटी है उनको प्रोड्यूस करने की? नहीं है तो कैसे उस कैपेसिटी को एक्वायर करना है, ये भी ऑपरेशंस मैनेजर का काम है। व्हाट इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी नेसेसरी फॉर दीज प्रोसेसेस, और कौन सी इक्विपमेंट, कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए होगी उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। लोकेशन स्ट्रैटेजी, और कहाँ पे बनाना है प्रोडक्ट। वे शुड वी पुट द फैसिलिटी, फैक्ट्री लगानी, कहाँ पे लगानी, कैसे लगानी। ऑन व्हाट क्राइटेरिया शुड वी बेस द लोकेशन डिसीजन, और क्राइटेरिया डेवलप करते हैं पहले कि किस क्राइटेरिया की बेस्ड हम इस फैक्ट्री को या लोकेशन को हम चूज करें। जैसे अगर हम देखते हैं किसी मिल कंपनी को देखते हैं, अब मिल कंपनी है, मिल कंपनी का प्रोडक्शन ऑपरेशंस क्या है कि वो डिफरेंट विलेजेस के अंदर उनकी गाड़ियां जाती हैं और वहाँ से
गाय का भैंस का दूध कलेक्ट करते हैं और वो दूध कलेक्ट करके एक अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी में लेके आते हैं, उसको स्टरलाइज करते हैं, उसकी पैकेजिंग करते हैं और फिर उसको सेल करते हैं। नाउ अगर वो फैसिलिटी जो है या फैक्ट्री उनकी शहर से बहुत दूर है, शहर से बहुत दूर है, तो दूध तो इकट्ठा कर लिया, उसको लाके स्टरलाइज भी कर लिया, उसके बाद पैक भी कर लिया, लेकिन उसको बेचना तो आपने विद इन सिटी शहर में जाके बेचना है। अगर लाहौर शहर है, लाहौर शहर से आप जाके गुजरांवाला में जाके आप वो फैक्ट्री लगा लेते हैं, तो लाहौर गुजरांवाला से लॉन्ग डिस्टेंस, उतनी देर में जब वो दूध पैक होके वहाँ वापस बिकने के लिए जाएगा तब तो वो ख़राब हो जाए, तो इट्स नॉट वायबल। तो लोकेशन स्ट्रैटेजी जो है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फैक्ट्री कहाँ पे होनी चाहिए या आपके प्रोडक्शन फैसिलिटी कहाँ पे होनी चाहिए। लेआउट स्ट्रैटेजी, हाउ शुड वी अरेंज द फैसिलिटी। अब हमने प्लान कर लिया कि जी यहाँ पे हमने प्रोडक्शन फैसिलिटी इंस्टॉल करनी लगानी है, तो अब वो अरेंज कैसे करनी है। हमारे पास एक पीस ऑफ लैंड है, एक 10 कनाल की ज़मीन है, उस 10 कनाल में हमने क्या करना है, फैक्ट्री का प्लांट भी लगाना है। अब कहाँ किस जगह पे प्लांट लगाना है, किस जगह पे हमने गार्डन बनाना है, किस जगह पे ऑफिसेस बनाने हैं, किस जगह पे हमने अपनी जो है जितनी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं उनको पार्किंग एरिया कहाँ बनाना है, फिर हमने लोडिंग अनलोडिंग एरिया कौन सा बनाना है, ये सारे डिसीजंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आगे जब केस स्टडीज़ पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि इन छोटे छोटे प्रोडक्शन ऑपरेशन डिसीजंस की वजह से जो है एक ह्यूज इम्पैक्ट पड़ता है आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट पे। लेट्स सपोज कि एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री का जहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट उसका जहाँ पैकेज होता है वहाँ से लेके जो उसका लोडिंग बे है, लोडिंग बे वो कहते हैं जहाँ पे आके ट्रक खड़े होते हैं और वहाँ से वो कमोडिटी गुड सारी लोड की जाती हैं ट्रक में। तो अगर वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो पहले तो कोई और एक फोक लिफ्टर या कोई छोटा ट्रक या किसी और तरीके से उसको किसी कार्ट के अंदर लोड करके वो चीज़ें लाई जाएंगी उस जगह पे, फिर वहाँ से दोबारा लोड की जाएंगी। तो रादर देन कि अगर आपका ट्रक ही उस जहाँ पे आपकी फिनिशिंग प्रोडक्ट जहाँ पे आपकी पैकेजिंग हो रही है वहाँ तक जा सके, तो डायरेक्टली ट्रक में भी लोड हो सकता है। तो उससे आपकी एनर्जी कॉस्ट और आपकी जो वो सारी चीज़ें सेव हो सकती हैं और एफिशिएंटली लोड हो सकता है। हाउ लार्ज मस्ट द फैसिलिटी बी टू मीट आवर प्लान, और कितनी बड़ी फैसिलिटी होनी चाहिए। ह्यूमन रिसोर्सेज एंड जॉब डिजाइन, हाउ डू वी प्रोवाइड अ रीजनेबल वर्क एनवायरमेंट, हाउ मच कैन वी एक्सपेक्ट आवर एम्प्लॉयज टू प्रोड्यूस। अब ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट एक हमारा अलग है, उनका फंक्शन ही ये है कि भाई वो राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब ढूंढ के दें और उसको राइट इंसेंटिव्स दें। तो ऑपरेशंस मैनेजर फिर क्यों ह्यूमन रिसोर्स के साथ जो है अपनी ओवरलैपिंग जॉब डिस्क्रिप्शन क्यों ऐसे, वो इसलिए क्योंकि जो HR मैनेजर है या ह्यूमन रिसोर्स टीम है किसी भी कंपनी की, उसने तो ओवरऑल देखना है कि जी हमें प्रोडक्शन मैनेजर चाहिए, हमें प्रोडक्शन टीम में इतने बंदे चाहिए, लेकिन वो डिमांड कौन दे रहा है, वो प्रोडक्शन मैनेजर ही दे रहा है कि जी मैंने पहले मैं कंपनी जो थी कंप्यूटर्स प्रोड्यूस कर रही थी, अब हम जो हैं डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, अब हम वीडियो कैमरास बनाएंगे। वीडियो कैमरास बनाने तो वीडियो कैमरास के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ लोग चाहिए जो कि वीडियो कैमरे में की प्रोडक्शन में जिन्होंने कोर्सेज किए हों, एक्सपीरियंस हो। तो वो डिमांड आइडेंटिफाई ऑपरेशंस मैनेजर करेगा और फिर वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को बताएगा जो मार्केट में से लोग ढूंढ के हायर करके देंगे। So this is another kind of decision that productions operations manager has to take. Supply chain management. Should we make or buy this component? Who should be our supplier and how can we integrate them into our strategy? Supply chain management decision भी operations manager लेता है। अब हमने बात की कैमरास कि जी हमारी अब जो प्रोडक्शन टीम है वो पहले हम कंप्यूटर्स बनाते थे, अब हम कैमरास बनाएंगे। नाउ कैमरे के लिए क्या हम कंप्लीट कैमरा, उसके लेंसेज, उसके स्विचेस, उसकी बैटरीज, हर चीज़ खुद बनाएंगे,
या ऐसे भी कर सकते हैं कि हम कैमरा खुद बना लेते हैं, उसके अंदर जो बैटरी लगी हुई बैटरी हम किसी को आउटसोर्स कर देते हैं, किसी और कंपनी से कहते हैं कि भाई आप हमें इस क्वालिटी की, इस टाइप की, इस डिज़ाइन की हमें बैटरीज बना दें। और फिर ना सिर्फ ये कि आपने उसे कॉन्ट्रैक्ट आउट कर दिया बैटरी बनाना, आप उसको अपने सिस्टम के साथ कैसे इंटीग्रेट करते हैं कि भाई आपके 10 कैमरेज प्रोड्यूस हुए तो 10 बैटरीज भी साथ रेडी हैं, सो दैट के कोई डिले ना आए। कैमरा तो बना लिया, बैटरीज नहीं आई, तो कैमरा फिर कैसे आप सेल कैसे करें। देन इन्वेंट्री, मटेरियल रिक्वायरमेंट एंड प्लानिंग। हाउ मच इन्वेंट्री ऑफ ईच आइटम शुड वी हैव, व्हेन डू वी रीऑर्डर। अब कैमराज हमने बनाने हैं, उसके लिए एक और डिसीजन ये भी लेना है कि कितनी इन्वेंट्री आपने प्रोड्यूस करनी है, आपने आउट फिनिश्ड कैमराज कितने बना के आप अपने पास स्टोर कर सकते हैं, कितने सेल कर सकते हैं। फिर इसी तरह आपको उसके लिए मटेरियल, प्लास्टिक कितना चाहिए, फोम कितनी चाहिए, लेंसेज, ग्लास कितने चाहिए, ये सारे के सारे आपने कितनी क्वांटिटीज़ के अंदर आपने ख़रीद के रखने, स्टॉक करने, और किस लेवल पे जाके और कितने टाइम के बाद आपने रीऑर्डर करना है इनको, ये भी डिसीजंस देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपने कैमरेज के लिए लेंसेज, आपने 500 लेंसेज ख़रीद लिए, हालांकि आपको इस वक्त रिक्वायर्ड 5 लेंसेज थे, अब आपने 500 ख़रीद लिए, तो वो उसको ख़रीद के संभाल के रखने की भी कॉस्ट है, वेयर हाउसिंग कॉस्ट भी आप बेयर कर रहे हैं, उससे आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज़ कर रही है। तो ये सारे आपने ये इन्वेंट्री कंट्रोल डिसीजन भी फिर लेना है ऑपरेशंस मैनेजर ने। इंटरमीडिएट एंड शॉर्ट टर्म scheduling. Are we better off keeping people on the payroll during slowdowns? Which jobs do we perform next? Scheduling, intermediate and long short term. Scheduling क्या होती है? किसी चीज़ को भी schedule करना कि ये काम पहले होगा, ये बाद में होगा, ये उसके बाद होगा, इसके बाद होगा। अब जिन दिनों में आपकी प्रोडक्शन नहीं हो रही, उतने दिन आपने जो आपकी स्टाफ मेंबर्स हैं या आपकी प्रोडक्शन टीम है, उनको क्या करें, उनसे कोई और काम कराएं, उनको कोई और प्रोडक्शन का टास्क दें, या उनको सैलरी ना दें, क्या करें, ये सारे डिसीजंस में। फिर मेंटेनेंस, हाउ डू वी बिल्ड रिलायबिलिटी इनटू आवर प्रोसेसेस, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस। मेंटेनेंस टीम आपने डिफाइन करनी, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा कि आपके सारे प्रोसेसेस को, आपके जो है प्रोडक्शन को कैसे मेंटेन करना है, मशीनरी को कैसे मेंटेन होगी, और रिलायबल कैसे होंगे आपके प्रोसेस। रिलायबिलिटी का मतलब है कि आपने एक प्रोसेस शुरू किया, आपने कहा कि जी सोप बना रहे हैं, और आपने कहा कि जी जो सोप्स हैं उनका डिज़ाइन ये होगा, उसका जो है सबसे पहले सोप का प्रोसेस ये होगा कि सोप पहले आप मैन्युफैक्चर करेंगे, उसके बाद उसको आप क्वालिटी कंट्रोल करेंगे, उसके बाद आप डब्बे में पैकिंग होगी, फिर बड़े बॉक्सेस में पैकिंग होगी। फिर आपने कुछ दिन के बाद आपने कहा कि यार डब्बे ख़त्म हो गए, आप बड़े बॉक्सेस में लिफाफों में पैक कर दें। सो दिस इज़ नॉट मेंटेनेंस, ये आपका प्रोसेस इसमें डैमेज हो रहा है। So these were the critical decisions that an operations manager has to take care of, has to take these decisions in order to run the processes smoothly and efficiently for an efficient production operations management. Now, talking about the job opportunities. Operations management, ऑपरेशंस की जॉब्स क्या क्या होती हैं, टाइटल्स क्या होते हैं, प्लांट मैनेजर, ऑपरेशंस एनालिस्ट, सप्लाई चेन मैनेजर, प्लानर, प्रोसेस इंप्रूवमेंट कंसल्टेंट्स, इस तरह की जॉब्स आप अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर हैविंग अ डिग्री इन प्रोडक्शन ऑपरेशंस मैनेजमेंट। आप इस तरह की जॉब्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। Significant events in production operations management, हम वो देखेंगे, इवेंट्स देखेंगे दुनिया में क्या हुए, प्रोडक्शन ऑपरेशंस मैनेजमेंट कैसे डेवलप हुई। सबसे पहले तो हम देखेंगे अर्ली कॉन्सेप्ट्स थे, 1776 से शुरू हुए प्रोडक्शन ऑपरेशंस मैनेजमेंट में, जिनका फोकस कॉस्ट था, कॉस्ट को कम करना था। उसमें हम बात करेंगे कि जी लेबर स्पेशलाइजेशन के ऊपर थ्योरीज आई कि जी लेबर स्पेशलाइज होनी चाहिए, हर काम के लिए अलग बंदा होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा जी स्टैंडर्डाइज पार्ट, कि हर पार्ट अगर आपने 6 तरह के कैमरे बनाने हैं
तो उसमें कैमरे के स्पेक्स डिफरेंट होंगे, लेकिन बैटरीज आप बेशक एक जैसी करते हैं, सबकी बैटरी रिक्वायरमेंट सबकी एक जैसी है। फिर साइंटिफिक मैनेजमेंट ईरा आ गया जो कि 1880 से 1910 तक था, जिसमें उन्होंने कहा जी साइंटिफिक मैनेजमेंट, आप अपने प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट को कैसे साइंटिफिकली मैनेज कैसे करते हैं। आप चार्ट्स बना लेते हैं, शेड्यूल्स बना लेते हैं, टेबल्स बना लेते हैं, गैंट चार्ट्स जो हैं, गैंट एक शख्स था जिसने इंट्रोड्यूस किए, मोशन टाइम स्टडीज़ हुई, प्रोसेस एनालिसिस थे, क्यूइंग थ्योरी आई। फिर मास प्रोडक्शन एरा आया जिसमें 1910 से 1980 तक की, जिसमें बहुत मास प्रोडक्शंस ऑल ओवर द वर्ल्ड तमाम फैक्ट्रीज कर रही थी। तो उसमें उन्होंने फिर एक नया कॉन्सेप्ट आया, फोर्ड ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया, मूविंग असेंबली लाइन। मूविंग असेंबली लाइन क्या थी कि जी आपने गाड़ी बनानी है तो उसको आप एक असेंबली लाइन के ऊपर आप एक एक पार्ट हर टीम जोड़ती जाए तो वो गाड़ी चलती जाए और वो एंड के ऊपर गाड़ी तैयार हो जाएगी। फिर स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग, इकोनॉमिक ऑर्डर, क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में ऑर्डर करना, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आए, लीनियर प्रोग्रामिंग, पर्ट, सीपीएम, ड्यू पॉइंट, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, ये सारे के सारे इनका फोकस कॉस्ट थी। 1980 तक ये सारे के सारे डिफरेंट तरह की थ्योरीज, कॉन्सेप्ट्स आते रहे, डिफरेंट रिसर्चर्स ने इनके ऊपर काम किया। फिर 1980 से स्टार्ट हुआ एक ईरा जिसे कहते हैं लीन प्रोडक्शन, जिसमें क्वालिटी का पे फोकस था। जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम, कंप्यूटर एडेड डिजाइन आ गए, कंप्यूटर्स आ गए, कंप्यूटर के ऊपर डिजाइनिंग शुरू हो गई, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आया। फिर बैल्ड्रिज अवार्ड, एम्पावरमेंट्स, कैनबैंस, ये सारे के सारे डिफरेंट थ्योरीज आ गई क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। फिर उसके बाद 1995 से लेके 2015 तक आज अब द रीसेंट एरा इज कॉल्ड मैस कस्टमाइजेशन एरा, जिसमें अब ग्लोबलाइजेशन होगी, दुनिया सिमट गई तमाम। मैं इस वक्त यहाँ से बैठ के कोई भी चीज़ मैं इंग्लैंड से ख़रीदना चाहता हूँ मैं ख़रीद सकता हूँ, अमेरिका से ख़रीद सकता हूँ। इंटरनेट, ई कॉमर्स आ गई, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर्स आ गए, आपकी रिसोर्स प्लानिंग हो गई। रिसोर्स प्लानिंग का मतलब है कि आपने अभी कैमरास बनाने तो आपने अपने वेंडर्स डिफाइन कर लिए, तो आपने 5 कैमरास बना लिए, अब छठा कैमरा बनाने लगेंगे, आपने फिर नेक्स्ट बैच प्रोड्यूस करना है 10 और कैमरों का, तो छठे कैमरे से पहले आपके पास आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके तमाम वेंडर्स के पास भी पहुंच जाएगी कि भाई इस कंपनी ने, सोनी कंपनी ने अब और 10 कैमरे प्रोड्यूस करने हैं, 5 कैमरे पहले प्रोड्यूस किए थे, अब 10 और प्रोड्यूस करने हैं, तो इनको ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, तो उस हिसाब से ऑन टाइम हर चीज़ आपकी स्केड्यूल चल रहा होता है। फिर फिनिट स्केजुलिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आया, मैस कस्टमाइजेशन, बिल्ड टू ऑर्डर, सस्टेनेबिलिटी। जो लेटेस्ट इस वक्त कस्टमाइजेशन फोकस है, पहले था कॉस्ट कम करें, फिर आज क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, फिर अब है कस्टमाइजेशन कि जी अब हर जो है कस्टमर के हिसाब से आप उसको कस्टमाइज कर दें। कस्टमाइज करने का मतलब ये है कि जैसे मैं टोयोटा करोला ख़रीदना चाहता हूँ, मैं टोयोटा मोटर्स पे जाता हूँ, उन्हें कहता हूँ कि जी मुझे करोला ख़रीदनी है। वो मुझसे पूछेंगे ठीक है जी आपको करोला ख़रीदनी, कौन सा वेरिएंट ख़रीदना है, कितने सीसी चाहिए, इंजन डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, मुझे अपनी पसंद की, मैं चाहता हूँ मैं डीजल इंजन ख़रीदना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ उस गाड़ी के अंदर ये ऑप्शंस होने चाहिए, उसमें ABS ब्रेकिंग सिस्टम हो, उसमें एयर बैग्स लगे हों, उसमें पावर विंडोज़, इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग हो, उसमें LCD CD चेंजर हो, जो चीज़ मैं चाहता हूँ मैं उनको बताऊँगा, वो उस गाड़ी में मेरी नीड्स के हिसाब से मुझे लगा के दे देंगे। दैट इज़ कॉल्ड कस्टमाइजेशन। पहले तो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स है कि जी उन्होंने एक जैसी, उन्होंने कहा जी करोला का मॉडल है तो सारी करोला एक ही तरह करोला, अब जिसने करोला ख़रीदनी है, अब मुझे उसके अंदर अगर CD चेंजर नहीं चाहिए तो लेकिन जी CD चेंजर अब उसमें लगा हुआ आ रहा है तो आपको लेना पड़ेगा ना, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है जी आप CD चेंजर ना लें। हेरिटेज ऑफ प्रोडक्शन ऑपरेशंस मैनेजमेंट, ये बेसिकली वो सारे, अब मैं कॉन्सेप्ट्स क्विकली आपको जस्ट डेट्स और कॉन्सेप्ट्स बताने का मतलब ये है कि ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो सके कि प्रोडक्शन ऑपरेशंस मैनेजमेंट गोज बैक टू 1776। तब से थ्योरीज, लोगों ने बहुत सारी रिसर्चेस की, थ्योरीज आना शुरू हुई, कॉन्सेप्ट्स आना शुरू हुए। बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने अपने और डिफरेंट कोर्सेज में भी पढ़ते हैं, और हमारा पर्सनली ख्याल होता है कि जी ये इट्स अ न्यू थ्योरी दो इट गोज़ बैक टू वेरी ओल्ड एज।
तो डिवीजन ऑफ लेबर का एडम स्मिथ ने 1776 में कि जी डिवीजन ऑफ लेबर हर तरह की होनी चाहिए। ये अब अगर एक कैमरा मैन्युफैक्चर करना है तो कैमरे का जो इलेक्ट्रॉनिक वाला है वो का बंदा अलग होना चाहिए, जो कि स्पेशलाइज्ड हो उसके इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। जो उसका फिटिंग वाला है वो अलग होना चाहिए, सिर्फ फिटिंग करे। ऐसे नहीं कि जिसने फिटिंग की, जिसने इलेक्ट्रॉनिक्स बनाई वही फिर बाद में कैमरा भी फिट कर रहा है। इसी तरह स्टैंडर्डाइज पार्ट्स होने चाहिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें जो भी हमने डिस्कस की वही उनके जो ऑथर्स थे, जो उनके रिसर्चर्स थे जिन्होंने थ्योरीज पेश की थी, उनके डेट्स के साथ यहाँ पे नाम दिए हुए। सो सम ऑफ द स्टोरीज आर वेरी इंस्पायरिंग, जैसे कि असेंबली लाइन फोर्ड का कॉन्सेप्ट था और सडनली फिर फोर्ड ने जब ये स्टार्ट किया तो बाकी पूरी दुनिया के अंदर ये कॉन्सेप्ट चल पड़ा। जितनी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी सब ने असेंबली लाइन, क्यों? बिकॉज इट वाज वेरी एफिशिएंट। पहले एक गाड़ी एक जगह उन्होंने उसका चेजेस बना के खड़ा कर दिया, उस चेजेस के अंदर हर बंदा आ रहा है और चीज़ लगा रहा है, हर बंदा अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा है फिर आ रहा है। अब क्या है, असेंबली लाइन के ऊपर उसको रख देते हैं, एक बंदे ने एक पार्ट फिट किया, उसको आगे अगले टीम के पास भेजा, उसने अगली टीम ने अगला पार्ट फिट किया, उसके बाद अगली टीम ने अगला पार्ट फिट किया, उसके बाद अगली टीम ने अगला, एंड के बाद गाड़ी तैयार होकर आ जाती। तो दिस इज अ ह्यूज सक्सेस इन ऑपरेशंस मैनेजमेंट। इसी तरह फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर 1938 में। फिर पर्ट हम पढ़ेंगे, अभी हम इसके अंदर आगे पर्ट एनालिसिस भी पढ़ेंगे, पर्ट कैसे बनाते हैं, कैसे करते हैं हम अपने उसमें चैप्टर 4 में जब हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम देखेंगे। तो वो भी इट गोज बैक टू 1957-58 जो कि हम अभी भी यूज़ कर रहे हैं थ्योरीज। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइंस है, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग है, उसके अलावा कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेट, मास कस्टमाइजेशन। 2000 के बाद मास कस्टमाइजेशन स्टार्ट हो गई। तो ये सारे इट इज़ अ हिस्ट्री, इट इज़ अ हेरिटेज ऑफ प्रोडक्शन ऑपरेशंस मैनेजमेंट के ये चीज़ें पहले दुनिया में नहीं थी, जो कि प्रोडक्शन ऑपरेशंस मैनेजमेंट जब से स्टार्ट हुई 1776 से, तो ये कॉन्सेप्ट्स डेवलप हुए और इम्प्लीमेंट हुए। न्यू चैलेंजेस इन ऑपरेशंस मैनेजमेंट, फ्रॉम लोकल और नेशनल फोकस टू ग्लोबल फोकस। अब न्यू चैलेंजेस क्या ऑपरेशंस मैनेजमेंट में, कि पहले हमारा फोकस नेशनल था विद इन द कंट्री, अब सिंस ग्लोबलाइजेशन तो अब हमारा ग्लोबल फोकस है, पूरी दुनिया को हम देख रहे हैं। मैं आज कोई भी प्रोडक्ट बना के किसी भी दुनिया के हिस्से में बेचना चाहूँ मैं बेच सकता हूँ। प्रोडक्ट बना के इंटरनेट के रिसोर्सेज हैं और रिसोर्सेज हैं, मैं प्रोडक्ट कहीं भी सेल। पहले सिर्फ मेरी मार्केट ही पाकिस्तान थी, मैंने जो चीज़ बनाई पहले मार्केट ही पाकिस्तान क्या, पहले कराची लाहौर थी कि मैं कराची में बनाया प्रोडक्ट तो कराची में बिक रहा है, लाहौर का प्रोडक्ट लाहौर में बिक रहा है। अब मैं इस्लामाबाद में प्रोडक्ट बना के कराची में बेच सकता हूँ, कराची में प्रोडक्ट बना के मैं न्यूयॉर्क में बेच सकता हूँ। बैच शिपमेंट्स थी, पहले बैच में प्रोडक्शंस होती थी, इकट्ठा 100 गाड़ियाँ प्रोड्यूस कर ली, 50 गाड़ियाँ प्रोड्यूस कर ली। अब जस्ट इन टाइम जैसे जैसे ऑर्डर आता था गाड़ी प्रोड्यूस होती जाती। लो बिड परचेजिंग थी, पहले क्या होता था कि आप जब मटेरियल परचेज करते थे तो बिडिंग सिस्टम था, बिड करते थे कि जी सबसे कम जो बिड होगी उसको हम उस वेंडर को दे देते थे कि अच्छा आपने, मैं कैमरा मैन्युफैक्चर करने जा रहा हूँ, लेंसेज चाहिए तो मैं मार्केट में चेक करता हूँ कि सबसे कम प्राइस लेंसेज की किसकी है, तो वो मुझे बिड करता था अपनी प्राइस, तो मैं उसको दे देता था कि अच्छा आप मुझे इतने लेंसेज इस प्राइस पे दे दें। नाउ इट्स सप्लाई चेन पार्टनरिंग। अब क्या है, मेरी पूरी सप्लाई चेन बना ली है मैंने कि जो है मेरा सप्लायर है लेंसेज वाला, उसको भी मैंने अपना पार्टनर बना लिया और उससे मैंने प्राइस फिक्स कर लिया और उससे कहा है कि मुझे जब क्या लेंसेज चाहिए होंगे तो मैं इस प्राइस पे मुझे इतने लेंस जब मैं कहूँगा तो मुझे प्रोवाइड करूँगा। लेंथी प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब क्या है, पहले प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कई साल लगाते थे, अब रैपिडली हर साल गाड़ियों के नए मॉडल आ रहे हैं, कैमरास के नए मॉडल आ रहे हैं, न्यू से नई एडवांसमेंट टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स थे, अब कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स हो गए हैं। जॉब स्पेशलाइजेशन थी, अब क्या है, एम्पावर्ड एम्प्लॉयज़ टीम्स हैं। पहले तो जॉब स्पेशलाइजेशन हर जॉब के लिए वो था, अब क्या है, अब वो कॉन्सेप्ट पहले थोड़ा सा उल्टा होता जा रहा है। पहले होता था सब शुरू में होता था कि मैनेजर, एक ही मैनेजर सारे काम कर रहा है, फिर स्पेशलाइजेशन कॉन्सेप्ट है जी हर स्पेशलाइज मैनेजर होना चाहिए। अब वो दोबारा उसी तरफ जा रहा है कि जी
एक ही जो आपका है एम्प्लॉय है वो ही डिफरेंट फील्ड्स में स्पेशलाइज्ड होना चाहिए, उसके बाद एक से ज़्यादा स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। सो ये नए चैलेंजेस है ऑपरेशंस मैनेजमेंट के। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड्स, अब हम गुड्स कहते किसे हैं, अब हम इसके बाद बात करेंगे सर्विसेज किसे कहते हैं। टेंजिबल प्रोडक्ट होता है। टेंजिबल प्रोडक्ट क्या होता है, जो भी कोई चीज़ आप हाथ लगा सकते हैं, जिसको पकड़ सकते हैं, उठा सकते हैं, वो टेंजिबल होती है। गाड़ी है, गाड़ी को हाथ लगा सकते हैं, टेंजिबल है। आप कंप्यूटर को हाथ लगा सकते हैं, टेंजिबल है। इसी तरह आप क्या मेरी जो है सोल को हाथ लगा सकते हैं, रूह को आप हाथ नहीं लगा सकते। या हम रूह के तो खैर इसमें एग्जांपल नहीं लेते होते, हम कहते हैं कि जी मेरा एक कैरेक्टर है, मैं सब लोग कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, तो मेरी जो अच्छाई को आप हाथ नहीं लगा सकते, दैट इज़ इंटेंजिबल। अच्छाई का मतलब मैं बहुत खुश अखलाक हूँ, बड़ी अच्छी तरह से पेश आता हूँ, कोई भी काम करता हूँ बड़ी अच्छी तरह से करके देता हूँ। अब मैं जो अच्छी तरह से काम करके देता हूँ या सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, दैट इज़ इंटेंजिबल, उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता है, मुझे ले नहीं सकता। कंसिस्टेंट प्रोडक्ट डेफिनेशन और टेंजिबल जिन चीज़ों को हम कहते हैं, हम वैसी, हमने आयरन का इस्त्री, तो इस्त्री वैसी ही होगी, सारी दुनिया में वैसी है। कैमरा है तो कैमरा भी सारी दुनिया में एक जैसा ही होगा। गाड़ी है तो सारी दुनिया में गाड़ी, मॉडल्स में, शेप्स में, गैजेटरी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में फ़र्क हो सकता है, लेकिन गाड़ी तो गाड़ी रहनी। जहाज़ है तो जहाज़ ही रहना है। अब गाड़ी उड़ नहीं सकती, जहाज़ सड़क पे नहीं चल सकता। प्रोडक्शन यूजुअली सेपरेट्स फ्रॉम कंजम्पशन। अब प्रोड्यूस करना और कंज्यूम करना दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। प्रोडक्शन होती है आपने चीज़ को प्रोड्यूस किया, बनाया। कंज्यूम होता है आपने चीज़ खरीदी, उसको इस्तेमाल किया। कैन बी इन्वेंटराइज्ड, कि आप इसकी इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। लो कस्टमर इंटरेक्शन। लो कस्टमर इंटरेक्शन का मतलब है कि कस्टमर जो आपके होते हैं, टेंजिबल प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें गाड़ी है, गाड़ी आपने खरीद ली, गाड़ी आपसे बातें तो नहीं करती, कस्टमर के साथ इंटरेक्ट नहीं करती। आपने गाड़ी को स्विच ऑन किया, स्टार्ट किया, आप जिधर को ले जाएंगे, जहाँ ब्रेक लगा देंगे रुक जाएगी। सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इंटेंजिबल है, तो आप अपने कस्टमर से पूछ लेते हैं जी क्या हाल चाल है, आपके कितने बच्चे हैं, आप कहाँ रहते हैं, अच्छा आप इतनी दूर से आए हैं, आज गर्मी भी बड़ी है। सो ये कस्टमर इंटरेक्शन है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस इंटेंजिबल होती है, अब जैसे मैंने एक्सप्लेन किया। प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड एट द सेम टाइम। अब जैसे हमने कहा कि जी जो गुड्स थी वो एक जब प्रोड्यूस हो रही है उसी वक्त कंज्यूम नहीं हो रही होती। ये क्या होती है, प्रोड्यूस भी उसी वक्त हो रही है, कंज्यूम भी उसी वक्त हो रही है। जैसे आप इसमें एग्जांपल देखें कि गाड़ी है, गाड़ी का टायर चेंज कर रहे हैं, गाड़ी का टायर पंचर हो गया, उसने क्या किया, टायर खोल के पंचर लगाया, वापस रख दिया। उसने ये सर्विस प्रोड्यूस की उसी वक्त और कंज्यूम भी हो गए। अब गाड़ी मैन्युफैक्चर जिस वक्त हुई उस वक्त कंज्यूम नहीं हो रही, मैन्युफैक्चर होने के बाद कंज्यूम हो गई। यूनिक होती है सर्विसेज, हर सर्विस एक दूसरे से यूनिक होती है। हाई कस्टमर इंटरेक्शन है, और मैंने आपको एग्जांपल दी कि अब कस्टमर आता है मेरे पास, वैसे मैं हाल चाल पूछता हूँ, पानी पिलाता हूँ, उससे और पूछता हूँ आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। गाड़ी आपसे या कोई और कैमरा आपसे नहीं पूछता कि भाई आपने मुझे क्यों ख़रीदा, या क्यों इस्तेमाल करना है, कहाँ लेके जा रहे हो। इनकंसिस्टेंट प्रोडक्ट डेफिनेशन, हर सर्विस क्योंकि यूनिक होती है तो हर सर्विस की डेफिनेशन भी यूनिक होती है, हर सर्विस डिफरेंट तरह की होती है। ऑफन नॉलेज बेस्ड होती है, नॉलेज बेस्ड होती है। आप नॉलेज बेस्ड का मतलब है आप मुझे गाड़ी का टायर चेंज करना आता है, नॉलेज है मेरे पास, तो मैं वो सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ। डॉक्टर हूँ, अगर मैं डॉक्टर, मेरे पास मेडिकल का नॉलेज है तो मैं कस्टमर को दवाई दे सकता हूँ, पेशेंट को दवाई दे सकता हूँ। फ्रीक्वेंटली डिस्पर्स्ड, और ये है कि अलग अलग सर्विस प्रोवाइड, इस तरह नहीं है कि एक आउटलेट है जहाँ जिस तरह हॉस्पिटल में सारे डॉक्टर्स इकट्ठे बैठे हुए। आमतौर पे क्या होता है, डॉक्टर्स आपको अलग अलग, हर डॉक्टर अपने अपने क्लिनिक पे मिलेगा। जिस तरह फैक्ट्री है, फैक्ट्री में आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो एक ही प्रोडक्शन लाइन के ऊपर 50 बंदे खड़े हैं और वो एक ही प्रोडक्ट के ऊपर इकट्ठे काम कर रहे हैं। डॉक्टर्स हैं एक हॉस्पिटल में, हर डॉक्टर अपने ऑफिस में बैठ के अलग पेशेंट को देख रहा है, एक ही पेशेंट को 50 डॉक्टर्स नहीं देख रहे। इंडस्ट्री एंड सर्विसेज एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी।
इस ग्राफ को दिखाने का बेसिकली मकसद ये है कि ये पूरी दुनिया के कुछ कंट्रीज़ का ग्राफ है कि पूरी दुनिया में ये ट्रेंड है कि सर्विस इंडस्ट्री इज़ अ ह्यूज, इट इज़ अ बिगर इंडस्ट्री रादर देन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर जैसे आप ऑस्ट्रेलिया की पहली एग्जांपल है, ऑस्ट्रेलिया के हम देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उसका 25% है ऑफ द जीडीपी, और जो है सर्विस सेक्टर है वो 70% है। तो उसका मतलब है कि सर्विस सेक्टर में ज़्यादा लोग हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर में कम लोग हैं। नाउ कमिंग टू गुड्स एंड सर्विसेज, अब एक और कॉन्सेप्ट मेरे जहन में आता है जब हम ऑपरेशंस मैनेजमेंट की बात करते हैं। गुड्स और सर्विसेज को तो हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया जी, गुड्स ये होती हैं, सर्विसेज ये होती हैं। क्या गुड्स भी सर्विसेज हो सकती हैं, ये सर्विसेज भी गुड्स हो सकती हैं? हो सकती हैं, बिल्कुल। जैसे हम ऑटोमोबाइल कहते हैं, सबसे ऊपर आप एग्जांपल देखें ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल क्या है? ऑटोमोबाइल गाड़ी है। गाड़ी क्या है? गाड़ी गुड है। और क्या करती है? आपको गाड़ी आप खरीदते हैं, उसके बाद गाड़ी आपको सर्विस प्रोवाइड करती है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अब ये इसको इस तरह से देखिएगा कि नीचे ये टाइम, ये बार लगी हुई, ये जो नीचे स्केल है, स्केल पे लेफ्ट साइड के ऊपर है परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट दैट इज अ गुड, परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट दैट इज अ सर्विस। अब अगर हम सबसे पहले कहते हैं कि जी सबसे नीचे देखें काउंसलिंग है, काउंसलिंग इज 100% सर्विस। मैं किसी को काउंसलिंग प्रोवाइड करता हूँ, किसी की से बातचीत करता हूँ, उसे कोई हेल्प, मॉरल हेल्प प्रोवाइड करता हूँ, दैट इज 100% सर्विस। उसमें गुड वाला कोई पार्ट नहीं है। कंसल्टिंग सर्विस या टीचिंग है। टीचिंग क्या है? एज टीचिंग में कुछ पार्ट कमोडिटी का गुड वाला भी है और कुछ पार्ट काउंसलिंग का भी है। तो वो जीरो से लेफ्ट साइड के ऊपर थोड़ा सा चला गया है, कुछ पार्ट उसका गुड है, कुछ पार्ट उसका सर्विस है। एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, वो सर्विस भी है, गुड भी है। हॉस्पिटल केयर सर्विस भी है, गुड्स भी है। फिर इसी तरह रेस्टोरेंट है, ऑटो रिपेयर है, वो सर्विस भी है, गुड्स भी है। उसमें गुड्स भी, ऑटो रिपेयर के अंदर गाड़ी के अंदर आपको पार्ट भी रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, गुड्स भी यूज़ कर रहे हैं और सर्विस भी दे रहे हैं। फास्ट फूड के अंदर खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस भी दे रहे हैं। इंस्टॉल कारपेटिंग है, कारपेटिंग के अंदर कारपेट लगा रहे हैं और थोड़ी सी सर्विस है। कंप्यूटर के अंदर क्या है? आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और साथ आप जब उसको इंस्टॉल कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, तो थोड़ी सी सर्विस दे रहे हैं। बाकी वो गाड़ी जो है, गाड़ी 100% गुड है। सो डिफरेंशिएशन है गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर। चेंजिंग चैलेंजेस, ट्रेडिशनल अप्रोच, हमारी चैलेंजेस हमने बात की, पहले हमने देखा था कि प्रोडक्शन ऑपरेशंस मैनेजमेंट के कुछ चैलेंजेस थे। हमने बात किया कि अब रीसेंट ट्रेंड हैज़ चेंज, हमने उसकी हिस्ट्री भी देखी कि पहले क्या था, कॉस्ट फोकस था, अब इस वक्त क्या कस्टमाइजेशन फोकस है। तो ट्रेडिशनल अप्रोचेस जो हैं वो हमारी चेंज हो गई। ट्रेडिशनल अप्रोच हमारी एक थी जी एथिक्स एंड रेगुलेशंस नॉट एट द फोर फ्रंट, कि पहले हम एथिक्स की और रेगुलेशंस की इतनी बात नहीं करते थे। अब क्या है? पब्लिक कंसर्न ओवर पोल्यूशन, करप्शन, चाइल्ड लेबर इतना ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से हमने अब अपनी नई जो अप्रोच है या पॉलिसी वो चेंज कर दी। अब हम कहते हैं कि जी हाई एथिकल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंक्रीज लीगल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स ऑपरेशंस मैनेजमेंट में। हम ऑपरेशन मैनेजमेंट में पहले एथिक्स की नहीं इतनी बात करते थे, हम रेगुलेशंस की भी नहीं करते थे। अब क्योंकि पब्लिक अवेयरनेस इतनी होगी, हम कहते हैं कि जी चाइल्ड लेबर भी नहीं होनी चाहिए, पोल्यूशन और करप्शन के ऊपर बड़े सारे कंसर्न्स हैं, तो हमने अपनी पॉलिसीज़, हमने अपना अप्रोचेस, ऑपरेशन मैनेजमेंट की अप्रोच ही चेंज कर ली। इसी तरह पहले हमारा लोकल या नेशनल फोकस था, अब क्या है? ग्रोथ इतनी रिलायबल है, लो कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन इतनी हमारी वो लो कॉस्ट है, जिसकी वजह से अब हमारा फोकस ग्लोबल हो गया। अब एक कस्टमर को मैंने कोई प्रोडक्ट सेल करना है, कराची मैंने भेजना है, उसको कराची भी मैं प्रोडक्ट डिलीवर कर सकता हूँ, उससे मैं दुबई में भी कर सकता हूँ। लेंथी प्रोडक्ट डेवलपमेंट, पहले बहुत टाइम लगता था, अब क्या है? शॉर्टर लाइफ साइकिल्स हैं। एक प्रोडक्ट मार्केट में आता है, उसका लाइफ स्पैन ही बहुत थोड़ा सा, एक नया प्रोडक्ट आ जाता है, उसके बाद नया प्रोडक्ट आ जाता है। इतनी जल्दी टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट्स और दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज चेंज हो रही हैं कि अब उसकी वजह से हमें अपनी अप्रोच ही चेंज करनी पड़ गई।
अब क्या है, रैपिड डेवलपमेंट है तो डेवलपमेंट, डिजाइन, कोलैबोरेशन, इन पे हमारा फोकस है। फिर पहले हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच क्या थी, लो कॉस्ट प्रोडक्शन विद लिटिल कंसर्न फॉर एनवायरनमेंट, फ्री रिसोर्सेज, एयर वाटर इग्नोर्ड, पोल्यूशन हो रही है, धुआं, केमिकल वेस्ट, इन सब चीज़ों पे पहले हम इतना ध्यान नहीं देते। अब क्योंकि पब्लिक सेंसिटिविटी टू एनवायरनमेंट इतनी ज़्यादा हो गई है, पब्लिक इतनी ज़्यादा सेंसिटाइज हो गई इतने इन इश्यूज़ पे, केमिकल वेस्ट के ऊपर, पोल्यूशन पे, कि हमें एनवायरमेंटली सेंसिटिव प्रोडक्शन, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग और सस्टेनेबिलिटी, इन सारे कॉन्सेप्ट पे अब हमारा फोकस है। पहले क्या था, लो कॉस्ट स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स थे, राइज ऑफ कंज्यूमरिज्म, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंज्यूमर्स जब बढ़ गए, इंक्रीज्ड एफ्लुएंस, इंडिविजुअलिज्म हो गया, आ गई, तो उसकी वजह से अब हमें मैस कस्टमाइजेशन पे जाना पड़ गया। पहले स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट था, अब कस्टमाइज प्रोडक्ट्स हैं। फिर एम्फेसिस पहले हमारा था स्पेशलाइज्ड ऑफन मैनुअल टास्क पे था, नाउ एम्पावर्ड एम्प्लॉयज एनरिच जॉब्स, रिकॉग्निशन ऑफ एम्प्लॉयज टोटल कंट्रीब्यूशन, नॉलेज सोसाइटी। पहले क्या था, स्पेशलाइज्ड मैनुअल टास्क, हर एक अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का बंदा है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को ही पहले में स्पेशलाइज था, एक अगर आपका प्रोडक्शन का एम्प्लॉय है तो वो सिर्फ प्रोडक्शन को ही देख रहा था और वो दोनों एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट नहीं कर रहे थे। बट नाउ द ट्रेंड हैज चेंज्ड, व्हाट इज हैपनिंग इज कि अब जो एक ही एम्प्लॉय है जो कि स्पेशलाइज्ड है इलेक्ट्रॉनिक्स में भी, वही प्रोडक्शन में भी स्पेशलाइज्ड है। इन हाउस प्रोडक्शन, लो बिड परचेजिंग, पहले हर चीज़ हम खुद प्रोड्यूस करते थे अपने फैक्ट्री में ला के, और बहुत जितनी कम से कम बिड के, कम से कम प्राइस पे परचेज करते थे। नाउ अब सप्लाई चेन पार्टनरिंग हो गई है। अब क्या है, रैपिड, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गई है, इंक्रीजिंग कंपेटिटिव फोर्सेस हैं, तो क्या है कि अब हम पार्टनर बना लेते हैं कंपनीज को। अब हमने कैमरा बनाना है तो बैटरी किसी और कंपनी को, जो कंपनी बेस्ट बना रही है बैटरीज, उसको हम कहते हैं कि जी बैटरीज आप बना दें हमें, उससे हम बैटरीज ले लेते हैं, उसको हम पार्टनर बना लेते हैं। लार्ज लॉट प्रोडक्शन, पहले लॉट में प्रोडक्शन होती थी, लार्ज होती थी, अब जस्ट इन टाइम, जिस वक्त जो चीज़ चाहिए उसी वक्त उसको मैन्युफैक्चर करो और कंटिन्यूस उसमें इंप्रूवमेंट करते रहे हम। सो द न्यू ट्रेंड्स इन ऑपरेशंस मैनेजमेंट आर, अभी हमने डिस्कस की, एथिक्स, ग्लोबल फोकस, environmentally sensitive production, rapid product development, mass customization, empowered employees, supply chain partnering and just-in-time performance systems. So ये नए ट्रेंड्स हैं अब operations management के। Now coming to productivity challenge. Productivity is the ratio of outputs, goods and services divided by the inputs resources such as labor and capital. The objective is to improve productivity. अब प्रोडक्टिविटी चैलेंज क्या है, ये हम बेसिकली लर्न कर रहे हैं ऑपरेशंस मैनेजमेंट के क्या क्या चैलेंज है। एक चैलेंज इसका ये है, प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट भी है। पहले हमने देखा था कि इसका वन ऑफ द चैलेंज वाज न्यू ट्रेंड्स। नाउ प्रोडक्टिविटी क्या है, इट्स अ रेशियो ऑफ आउटपुट्स डिवाइडेड बाय द इनपुट्स। द ऑब्जेक्टिव इज टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, और प्रोडक्टिविटी को हम क्यों मैनेज करते हैं, टू इम्प्रूव इट। प्रोडक्शन इज अ मेजर ऑफ आउटपुट ओनली एंड नॉट अ मेजर ऑफ एफिशिएंसी। प्रोडक्शन जो है, हम बात करते हैं जी प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन। प्रोडक्टिविटी किसे कहते हैं और प्रोडक्शन किसे कहते हैं। प्रोडक्शन कहते हैं कि जी आपने किसी को एक काम दिया, उसे कहा 10 यूनिट प्रोड्यूस कर दो, उसने 10 यूनिट प्रोड्यूस कर दी। प्रोडक्टिविटी किसे कहते हैं कि आपने किसी को कहा काम के जी तुमने 10 यूनिट प्रोड्यूस करना, उसने 12 यूनिट प्रोड्यूस कर दी उसी टाइम, तो उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू द अदर वन। एफिशिएंसी वर्सेस इफेक्टिवनेस। The difference between efficient and effective is that efficiency refers to how well you do something, whereas effectiveness refers to how useful it is. Efficiency is doing things right, effectiveness is doing the things right. Doing the right things is more important than doing things right. For example, if a company is not doing well and they decide to train their workforce on a new technology, the training goes really well and they train all their employees in a very short time and tests show that they have absorbed the training well. But overall, productivity doesn't improve. In this case, the company's strategy was efficient but not effective.
अब क्या होता है कि जी वो कहते हैं कि जी एम्प्लॉयज़ इफेक्टिव नहीं है, तो उन्होंने ट्रेनिंग कराई, उन्होंने कहा कि जी, और ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी होती है, टेस्ट भी बड़ा अच्छा देते हैं एम्प्लॉयज़, लेकिन फिर भी कंपनी की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ नहीं होती। तो इसका मतलब है कि जी ट्रेनिंग वॉज एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव, इफेक्टिव ट्रेनिंग नहीं थी। कमिंग टू द इकोनॉमिक सिस्टम ऑपरेशंस मैनेजमेंट, सबसे पहले इनपुट्स। इनपुट क्या है? लेबर कैपिटल मैनेजमेंट। ट्रांसफॉर्मेशन, इकोनॉमिक सिस्टम ट्रांसफर्स इनटू inputs to outputs, and then we get outputs, goods and services. Feedback loop, goods and services से क्या होता है? Goods and services when you market them तो आपको feedback मिलती है। feedback आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में भी इंक्लूड करते हैं और इनपुट्स में भी इंक्लूड करते हैं। दिस इज द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट। Coming to productivity, productivity is measured by units produced divided by the input use. Measure of process improvement होती है productivity, represents output relative to input. Only through productivity increases can our standard of living improve. Productivity increase करेगी तो हमारा standard of living भी improve करेगा। अगर productivity increase नहीं कर रही तो इसका मतलब है standard भी increase नहीं कर रहा। अब प्रोडक्टिविटी को कैलकुलेट कैसे करते हैं? अगर हम लेबर प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं कि जी हमारी लेबर कितनी प्रोडक्टिव है, तो वो यूनिट्स कितने बना रही है? 1000 एग्जांपल अगर हम देखें कि जी प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करना है, यूनिट प्रोड्यूस 1000 यूनिट्स बना रही है, और लेबर आवर्स कितने लेबर आवर्स यूज़ हो रहे हैं? तो 250 लेबर आवर्स है, तो 4 यूनिट्स पर लेबर आवर। इसका मतलब है पर लेबर आवर 4 यूनिट्स बन रहे हैं। 1 घंटे के अंदर लेबर आवर, 1 घंटा लेबर काम करती तो 4 यूनिट बनाती। वन रिसोर्स इनपुट इज सिंगल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। अब अगर एक रिसोर्स है, अगर हम यहाँ पर रिसोर्स सिर्फ लेबर को देख रहे हैं तो हमारी सिंगल फैक्टर प्रोडक्टिविटी हम इसे कहते हैं, और अगर हम इससे ज़्यादा इनपुट्स देखें तो वो हमारी मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी उससे कहलाएगी, जिसमें क्या है कि जी आउटपुट और नंबर ऑफ इनपुट्स बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ इनपुट्स क्या है? लेबर भी है, मटेरियल भी है, एनर्जी भी है, कैपिटल भी है, मिसलेनियस और भी हो सकते हैं। ऑल्सो नोन एज टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। आउटपुट एंड इनपुट्स आर ऑफन एक्सप्रेस्ड इन डॉलर्स या रुपीज टर्म्स में भी हम यूज़ करते हैं। मल्टीपल रिसोर्स इनपुट्स, अगर ज़्यादा इनपुट्स होंगी, एक से ज़्यादा होंगी, तो उसे मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी कहेंगे। कॉलिन्स टाइटल प्रोडक्टिविटी। कॉलिन्स एक रिसर्चर था जिसने एक मेथड डेवलप किया था प्रोडक्टिविटी को मेजर करने का। उसके में एक एग्जांपल देखते हैं कि जी कहते हैं कि जी हम स्टाफ ऑफ 4 वर्कर्स 8 आवर्स अ डे, 4 बंदे अगर 8 घंटे पर डे काम करें तो वो 8 टाइटल्स पर डे, 8 कमोडिटीज़ या 8 गुड्स वो मैन्युफैक्चर करते हैं, और उनकी पेरोल कॉस्ट क्या है? $640 पर डे है। ओवरहेड क्या है कंपनी के? $400 पर डे। तो उसका मतलब है अगर हम लेबर की, सिर्फ लेबर की प्रोडक्टिविटी देखें तो 8 टाइटल्स पर डे इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 32 लेबर आवर्स, तो 0.25 टाइटल्स पर डे के वो 4 टाइटल्स जो हैं, एक टाइटल 4 दिनों में बनाते हैं। मतलब 0.25, 25% एक टाइटल या एक गुड जो है, एक अगर लेट्स सपोज अगर हम टाइटल को गाड़ी कह देते हैं, हमें कार प्रोड्यूस करनी है, तो वो बंदे जो हैं 4 बंदे 8 घंटे डेली काम करें तो वो 4 दिन में एक गाड़ी बनाते हैं, या 25% एक गाड़ी पे डेली काम करते हैं। और अगर हम न्यू सिस्टम्स कॉलम टाइटल पे देखें तो 14 टाइटल्स पर डे, ओवरहेड कितने? $800 पर डे। तो अगर हम कहें कि जी न्यू लेबर प्रोडक्टिविटी 14 टाइटल्स है, पहले वो क्या कर रहे थे? 4 बंदे थे, 8 घंटे काम करते थे, 8 गाड़ियां बनाते थे। अब वो 14 गाड़ियां बना रहे हैं एक दिन में, लेकिन उससे क्या है? हमारी ओवरहेड बढ़ जाता है। तो 14 घंटे अगर हों, हमारे 14 गाड़ियां बना रहे हों, 32 हमारे पास घंटे हों, तो 4375 टाइटल्स पर लेबर आवर। इसका मतलब है कि वो लेबर आवर्स तो उतने ही हैं, लेबर आवर्स उतने ही हैं। लेबर आवर्स देखें ना, 8 घंटे पर डे, 8 घंटे पर डे। नाउ क्या हो रहा है कि अगर हम अपने टाइटल्स इंक्रीज कर दें, तो न्यू प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि उन्हें पर लेबर आवर एक आदमी को
0.43 टाइटल्स बनाने चाहिए। पहले वो 0.25 बना रहा है, अब प्रोडक्टिविटी हम नया टारगेट उसे दे देंगे 0.43 बनाना चाहिए। अगर इतने बनाएगा तो हम 14 बना सकते हैं। और अगर हम मल्टी फैक्टर्स पे चले जाएं तो मल्टी फैक्टर्स पे क्या आ जाएगा हमारे पास कि जी 8 टाइटल्स पहले बना रहा था ओल्ड सिस्टम में, 8 टाइटल्स और हमारे पास पेरोल कॉस्ट भी और ओवरहेड्स भी हैं। पहले हमने सिर्फ देखा था, इस एग्जांपल में हमने क्या देखा था, हमने सिर्फ देखा था कि लेबर आवर्स देखे थे हमने इसमें सिर्फ लेबर आवर्स देखे थे। अब अगर हम अगले में लेबर आवर्स की बजाय हम इसमें ओवरहेड्स भी देख रहे हैं और पेरोल कॉस्ट भी देखें तो 0.0077 टाइटल्स है, मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी कहते हैं इसे। और अगर न्यू मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी पे हम उसे कैलकुलेट करके देखें 14 टाइटल्स के साथ तो हमारे पास क्या आ जाता है 0.0097 टाइटल्स पर डे। तो न्यू टारगेट कि जी 0.0097 टाइटल्स पर डॉलर बनाने चाहिए पर लेबरर, पर स्टाफ को इन एवरी आवर, rather than the जो old system है that is 0.0077 titles per dollar. I think आपको ये समझ आ गया होगा। हम इसको जब एक्सरसाइज इसकी अटेम्प्ट करेंगे, केस देखेंगे तो फिर आपको फर्दर क्लैरिटी इसमें आ जाएगी। नाउ कमिंग टू मेजरमेंट प्रॉब्लम्स, ऑपरेशन मैनेजमेंट में हम कैसे प्रॉब्लम्स को कैसे मेजर करते हैं। एक तो हम देखते हैं क्वालिटी में चेंज व्हाइल द क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स रिमेन्स कांस्टेंट, कि जो क्वालिटी में चेंज व्हाइल द क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स रिमेन्स कांस्टेंट, कि जी आउटपुट की क्वांटिटी उतनी रहती है लेकिन क्वालिटी चेंज हो जाती है। जैसे कि हम कहते हैं कि जी हम पहले 10 बना रहे थे, टीवी बना रहे थे, तो अब हमने 10 HD हाई डेफिनेशन टीवीज बनाने शुरू करती हैं। एक्सटर्नल एलिमेंट्स भी होते हैं, मे कॉज एन इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रोडक्टिविटी यूजिंग मोर रिलायबल इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम्स। इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम की वजह से भी हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ भी जाती है, कम भी हो जाती है। प्रिसाइज यूनिट्स ऑफ मेजर में भी लैकिंग, कि हम जो अपने लेबर आवर्स हैं या पर डॉलर हम लोग जो कैलकुलेशन करें वो प्रिसाइसली नहीं करें, उसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी कम या ज़्यादा हो जाती है। अब प्रोडक्टिविटी के हमारे वेरिएबल्स कौन कौन से हैं। एक तो लेबर है, कैपिटल है, मैनेजमेंट है, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किए थे। कंट्रीब्यूट्स अबाउट 10% ऑफ द एनुअल इंक्रीज, कि हर साल हमारी लेबर 10% बढ़ जाती है। कैपिटल जो है 38% ऑफ द एनुअल इंक्रीज होता है, कैपिटल हमारा इंक्रीज होता है। मैनेजमेंट जो है 52% ऑफ द एनुअल इंक्रीज को कंट्रीब्यूट करती है। की वेरिएबल्स फॉर इम्प्रूव लेबर प्रोडक्टिविटी, बेसिक एजुकेशन अप्रोप्रिएट फॉर द लेबर फोर्स, कि हम प्रोडक्टिविटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं थ्रू बेसिक इंक्रीजिंग द बेसिक एजुकेशन जो लेबर फोर्स के लिए ज़रूरी है। डाइट ऑफ द लेबर फोर्स, सोशल ओवरहेड दैट मेक्स लेबर अवेलेबल सच एज ट्रांसपोर्टेशन एंड सैनिटेशन, कि अगर हम अब लेबर जो वर्क फोर्स है जिन्होंने काम करना है, जिन्होंने प्रोड्यूस करना है, अगर वो ओवर स्ट्रेस्ड होंगे, उनको प्रॉपरली फूड नहीं मिल रहा, घर के मसले मसाइल हैं, तो वो अच्छी तरह से काम नहीं कर सकेंगे। सो अगर हम उनकी इन चीज़ों का भी ख्याल रखें तो वो बेहतर तरीके से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी शो कर सकते हैं। Challenges in maintaining and enhancing skills in the midst of the rapidly changing technology and knowledge. अब रैपिडली नॉलेज भी चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी भी चेंज हो रही है, तो हमारे लिए चैलेंज है कि हम प्रोडक्टिविटी को कैसे इम्प्रूव करें और उसको फिर मेंटेन कैसे करें। इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्टिविटी का रिलेशनशिप, परसेंटेज इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, परसेंटेज इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाती है उसी सेम रेशो से आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती जाती है। सर्विस प्रोडक्टिविटी टिपिकली लेबर इंटेंसिव। अब सर्विस प्रोडक्टिविटी, टीचिंग, काउंसलिंग, हम कैसे सर्विस प्रोडक्टिविटी को कैसे देखते हैं कि जी सर्विस सेक्टर क्या है, टीचिंग है, काउंसलिंग कर रहे हैं, किसी की डॉक्टर है, उसकी प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज की जा सकती है। Frequently focused on unique individual desired customer representatives in banks. Customer representatives होते हैं बैंक्स में जो कि हर कस्टमर को इंडिविजुअली ट्रीट करते हैं। Often an intellectual task performed by professionals. Intellectual task से हम उनकी प्रोडक्टिविटी मेजर कर सकते हैं कि प्रोडक्टिव है नहीं है। Difficult to mechanize,
सर्विस प्रोडक्टिविटी जो है मैकेनाइज हम उसको नहीं मेजर प्रॉपरली कर सकते. डिफ़िकल्ट टू एवेलुएट फॉर क्वालिटी, क्वालिटी भी हम मेजर उसका करना डिफ़िकल्ट होता है सर्विस प्रोडक्टिविटी का. कमिंग टू द एथिकल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. चैलेंजेस फेसिंग ऑपरेशन मैनेजर्स को क्या क्या एथिकल चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ते हैं. डेवलपिंग एंड प्रोड्यूसिंग सेफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स, एक तो डेवलप करना, प्रोड्यूस करना, मेंटेन करना क्वालिटी सेफ प्रोडक्ट्स. मेंटेनिंग अ क्लीन एनवायरनमेंट, प्रोवाइडिंग अ सेफ वर्क प्लेस, ऑनरिंग स्टेक होल्डर कमिटमेंट्स. स्टेक होल्डर कमिटमेंट्स होती हैं कि आपने मैनेजर ने प्रॉमिस किया हुआ कि जी नेक्स्ट मंथ में हमने 200 कार्स डिलीवर करनी है, तो वो 200 कार्स ऑन टाइम डिलीवर कर सकें, तो कमिटमेंट अपनी पूरी कर सके. अब जॉब्स प्रोडक्शन ऑपरेशंस मैनेजमेंट में हमने पहले भी बात की थी, वो सीनियर लेवल जॉब्स थी कि कौन कौन सी जॉब्स ऑपरेशंस मैनेजमेंट की हो सकती हैं, कौन कौन से जॉब टाइटल्स हो सकते हैं. अब एंट्री लेवल पे क्या होंगे. परचेजिंग प्लानर, बायर, प्रोडक्शन सुपरवाइजर होते हैं, प्रोडक्शन स्केजुलर कंट्रोलर्स होते हैं, प्रोडक्शन एनालिस्ट होता है या ऑपरेशंस एनालिस्ट, इन्वेंट्री एनालिस्ट भी कहते हैं, क्वालिटी स्पेशलिस्ट भी कहते हैं. तो ये वो जॉब टाइटल्स हैं जो कि एंट्री लेवल जॉब्स हैं प्रोडक्शन ऑपरेशंस मैनेजमेंट के. और अगर आप ज़रा सीनियर लेवल पे चले जाते हैं तो क्वालिटी स्पेशलिस्ट आ जाते हैं, सीनियर क्वालिटी स्पेशलिस्ट आ जाते हैं, जिसके अंदर आपके फिर उसके अंदर ERP स्पेशलिस्ट आ जाते हैं इस तरह के, और प्रोडक्शन मैनेजर्स आ जाते हैं, फैक्ट्री मैनेजर्स आ जाते हैं, और सीनियर ऑपरेशंस मैनेजमेंट आ जाती है. So now we have come to the end of this session. In this session, let's quickly summarize what we have learned. In this session, we learned what is production operations management. फिर हमने देखा उसके functions कौन कौन से हमने देखा है कि organization के क्या functions होते हैं. Human resource है, marketing है, accounting, finance है, operations है. ये 4 major functions हैं. Then we talked about the importance of production of operations management. Why is it important? Why is it important to study? फिर हमने operations management की एक brief history देखी और हमने देखा कि futures में disciplines क्या क्या हैं इसके अंदर, और jobs कहाँ कहाँ पे हैं, goods क्या होती हैं, services क्या होती हैं, goods की productivity कैसे measure करते हैं, service की हमने productivity की बात की. फिर हमने career opportunities देखी junior level के ऊपर और higher level के ऊपर के प्रोडक्शन ऑपरेशंस मैनेजमेंट में क्या क्या जॉब टाइटल्स हो सकते हैं. सो नाउ वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन. थैंक यू वेरी मच.